अच्छा जी। अब जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान में बड़ी डिबेट चल रही है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इस पर आपको बहुत से डॉन के और बाकी आर्टिकल्स मिलते रहते हैं। लो जी, अब ब्यूरोक्रेसी में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, अब जी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स, अब जी फलानी जगह रिफॉर्म्स, अब जी फलानी जगह रिफॉर्म्स। मैंने जो आप लोगों के साथ आपको बात समझानी है, वो बात समझानी है कि थेरीज कौन सी हैं, थेरीज ऑफ में जो बड़ी थेरीज हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, वो क्या कहती हैं, और फिर उनमें से हमने देखना है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी एप्लीकेबल है। सो जरा इस टॉपिक को हम इस तरह कर रहे हैं कि अगर ये कोई ऐसे वगैरह भी आ जाए, करंट अफेयर पाक फेयर में आ जाए, फिर तो ये तो बहुत ऊपर के आर्गूमेंट हो जाएंगे ना। तो ये है कि एक पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में के कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ ऐसे में भी अगर इसकी इस डोमेन में आ जाए, तो हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक जो बैकग्राउंड है, वो एग्जामिनर को नजर आए। सिर्फ छोटी मोटी बातें लिख देना तो कोई भी लिख सकता है, कोई एक दो आर्टिकल अखबार के पढ़ लो और टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो हम ये बात इस पे लेके चलेंगे। ये जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो ये इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन किया जाता है जी कि ये ह्यूमनली डिवाइज्ड कंस्ट्रेंट्स दैट शेप ह्यूमन इंटरेक्शंस। एक तो ये जो इसकी डेफिनेशन बनाई जाती है, और फिर इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए रूल्स डेवलप किए जाते हैं। उन रूल्स ने क्या करना है? इन रूल्स ने ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटीज, प्रोसीजरल डिवाइसेस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, ये इन इंस्टीट्यूशन ने डेवलप करने होते हैं, इनके रूल्स ने डेवलप करने होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक और बड़ी मजेदार डेफिनेशन नॉर्थ की डेफिनेशन है कि इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? अ सेट ऑफ रूल्स, compliance procedures and moral and ethical behavioral norms designed to constrain the behavior of individuals in the interest of maximizing the wealth or utility of principles। सही है जी? तो ये फिर आपके दो तरह से नॉर्थ बात करता है कि जनाब, एक आपके होते हैं फॉर्मल रूल्स जिनके जरिए आप ये सारे काम करते हो, और एक आपके होते हैं इनफॉर्मल कंस्ट्रेंट्स के जिनके जरिए आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है जी। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आपके पास कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसकी आप प्रोग्रेस की स्टडी करो और वो विदाउट रूल्स हो, विदाउट कंस्ट्रेंट्स हो। लिबरल जो आपके स्कॉलर्स हैं वो तो आपके रिलीजन को भी एज एन इंस्टीट्यूशन ही देखते हैं कि रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इसके भी रूल्स होते हैं और रिलीजन भी कहीं ना कहीं एथिकली मॉरली आपको कंस्ट्रेंट कर रहा होता ना कि रुको भाई ये काम नहीं करने। ठीक है जी। सो ये एक चीज बड़ी जरूरी कि इंसानी तारीख में जितनी भी सोसाइटीज, जितनी भी सिविलाइजेशंस, सब मॉडर्न एरा में भी आ जाए तो मॉडर्न एरा में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में और उनसे फिर आगे जो फिर वर्किंग एक पूरी, उसमें भी आपको यही एस्पेक्ट्स जो है वो नजर आते हैं। इवन जो रेवोल्यूशंस आते हैं इंसानी तारीख में, जो ग्रेट चेंजेस आती हैं, वो क्यों आती हैं? क्योंकि पीपल आउटडेटेड रूल्स से तंग आ चुके होते हैं एंड पीपल दे वांट न्यू रूल्स, और वो न्यू रूल्स उनको फिर नए इंस्टीट्यूशंस के जरिए ही मिलते हैं। यही कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे भी, यही कहानी है हर किस्म के मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन के पीछे। सो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फिर बड़ी चीज। तो फिर हम देखते हैं फिर कि जो मेजर थेरीज हैं, थेरीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज, आप रिफॉर्म का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें अब हम बारी 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 हम देखते जाएंगे कि कौन से बड़े नाम हैं, वो क्या बात करते हैं और हम उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। पहला बड़ा नाम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में, पहला बड़ा नाम है डगलस नॉर्थ। डगलस नॉर्थ के नजदीक जो की एलिमेंट्स हैं ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वो क्या हैं, उनको जरा बारी बारी देख लेते हैं। पहले वो कहता है कि भाई एक ऐसा प्रोसेस हो, द प्रोसेस, क्योंकि काफी ज्यादा एकेडमिक काम है इसलिए मैं थोड़ा सा डिक्टेट ही करवा रहा हूं ताकि सब इसको समझ जाएं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी की एलिमेंट ये होने चाहिए, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शंस एंड बिलीफ्स, ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा हो ह्यूमन परसेप्शन में, ह्यूमन बिलीफ सिस्टम में, वरना क्या फायदा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का, इंस्टीट्यूशन चेंजेस। दूसरा वो कहता है, दूसरी बात वो कहता है, इंटेंशनली एंड comprehension of the issue, ये बड़ी जरूरी है। इंटेंशन, सॉरी, इंटेंशन एंड कंप्रीहेंशन ऑफ द इशू। तीसरी बात वो करता है, पाथ डिपेंडेंस। पाथ डिपेंडेंस बड़ी जरूरी है। सही है जी। अब इन तीनों बातों को जाहिर है हमने एक्सप्लेन तो करना ना जी कि वो इनसे मतलब क्या लेता है, हम अपने पास से तो चीजें नहीं चला सकते ना। सो पहली चीज जो जिक्र करता है प्रोसेस का, ये पीछे वो यही कह रहा है ना कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जिससे फायदा हो रहा हो, तो वो प्रोसेस कैसा, प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जिससे
इंस्टीट्यूशनल इक्विलिब्रियम आ रहा हो, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फैक्शन, दो पार्टीज है ना, गवर्नमेंट एंड द पीपल, तो एक कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फैक्शन फील हो रही हो दोनों पार्टीज को, ठीक है जी। कंप्लायंस कर रही हूँ दोनों पार्टीज, द गवर्नमेंट एंड द पीपल, नो विश फॉर सडन चेंजेस, यानी उस पर डिपेंडेंट रिलाय भी कर रही हूँ कि हाँ जी ये ठीक है जी, वो यार सेटिस्फाइड, ठीक है जी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है जी। ये बात समझ आती है जी। सो ये की एस्पेक्ट्स। और आखिरी बात, परसेप्शन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि कॉस्ट एंड बेनिफिट के कॉन्टेक्स्ट में भी हर पार्टी को ये लग रहा हो कि भाई उसको बेनिफिट हो रहा है, पीपल को भी लगे और स्टेट को भी, क्योंकि ज़ाहिर है स्टेट को भी तो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में इंस्टीट्यूशंस ने एक्टिव होना है, तो स्टेट ने अर्न करना है, स्टेट ने मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में भी अर्न करना है, स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर स्टेबिलिटी है तो वो भी अर्निंग ही है ना स्टेट की, ताकि वो फिर और वेंचर्स की तरफ फोकस कर सके। सो जनाब प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, और ये सारे का सारा परसेप्शन बेस्ड ही काम है ना सारा, ठीक है। लेकिन वो अलहदा से भी इसको बताते हैं कि ये जब आपने सारे काम करने हैं ना जी, तो फिर एक फॉर्मेशन ऑफ परसेप्शंस एंड बिलीव्स, ये कैसे, ये भी डगलस नॉर्थ की बात हो रही है, अभी आगे और भी बातें आती जाएंगी। नॉर्थ का जिस तरह हमने ऊपर बात की पहले, कि जनाब ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये इम्पोज करते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स, सही है जी। सो हर हाल में ह्यूमन बिहेवियर को समझते हुए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का होना जरूरी है, और बिलीफ सिस्टम उसका पार्ट एंड पार्सल है। अगर बिलीफ सिस्टम को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, और कुछ न्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो जनाब पीपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर इंस्टेंस पंजाब में जब 2015-16 में एक बिल आया वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन का, कि जो डोमेस्टिक वायलेंस मर्द करेगा 90 डेज के लिए डायरेक्ट जेल में, तो कितने के मर्द जेल में गए? अगर आपको कोई एग्जांपल पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोसाइटी के परसेप्शंस और बिलीफ्स के साथ वो रूल कंपैटिबल ही नहीं था। सो जैसा आपकी सोसाइटी का, आपके ह्यूमंस की साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने फिर उनको जो है वो इंस्टीट्यूशनल पैकेज भी प्रोवाइड करने हैं, ठीक है जी। ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है, वो कहता है जी, कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ आ सोसाइटी, उसको एड्रेस करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये बड़ा जरूरी है, सही है जी। क्यों? क्योंकि वो वर्ड यूज करता है इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो रहा होता है। अब वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक इंटर जनरेशनल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो रहा होता है। इस इंटर जनरेशनल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज को सेट असाइड करके
आप कहें कि आप रिफॉर्म्स ले आएंगे किसी भी माशरे में, ये पॉसिबल ही कोई। सो आपको उस माशरे के परसेप्शंस और बिलीफ सिस्टम, वो उनको अकाउंट फॉर करना बहुत जरूरी है, वरना प्रॉब्लम है जी। सही है जी। और इसमें फिर वो कंक्लूड करता है कि ये एक स्लो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये एक दिन में, एक साल में ये नहीं हो सकता। ये समझ आ रही है जी। सो हमारे यहाँ भी देखते हैं ना, 2 ढाई साल हो गए, गवर्नमेंट आई ने कहा था हम इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स करेंगे, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स करेंगे। तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, आपको पहले पूरे का पूरा सिस्टम, उसका बिलीफ, उसके परसेप्शन, उनको समझना पड़ता है आपकी टीम को, उसके बाद एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में आपने चलाना है। वरना आप अगर कोई बड़ी चेंज लेके आएंगे तो फिर जो डोमिनेंट बिलीफ्स हैं सोसाइटी के, वो जनाब आपको रेजिस्ट कर देंगे। सही है जी? यानी प्रोसेस भी हो गया, और यहाँ पर आपने फिर कंप्रीहेंशन एंड इंटेंशन एंड कंप्रीहेंशन ऑफ द इशू भी, जो ऊपर वाला पॉइंट हो गया जी। और तीसरी बात वो करता है फिर क्या, पाथ इंडिपेंडेंस। आई एम वेरी होपफुल कि अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसे आ गया, तो जब आप इन हेडर्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ जाएंगे, तो वो एक अच्छा जो है इंप्रेशन पड़ेगा, बजाय इसके कि आप एक मेयरली हवाई बातें जो है वो करते रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी डगलस नॉर्थ की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, पाथ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। मतलब रिजेम्बलेंस ऑफ टुडेज इंस्टीट्यूशंस टू यस्टरडेज इंस्टीट्यूशंस। सही है जी। ये आपने नहीं देना, सोसाइटी चूज करती है जी कि उसे कैसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए। अगर आप डिविएट करोगे, तो आप फिर इसका मतलब है सोसाइटी पे कोर्सिव कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे हो, जिसको सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी। सही है जी। सो ये बड़ा जरूरी काम है कि आप 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं पाथ ऑफ इंडिपेंडेंस के, उनको अंडरस्टैंड करें और उसी के कॉन्टेक्स्ट में चलें। उनके बारे में वो लिखता है, वो कहता है जी, एक तो है पाथ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मैं अलग अगले पेज पे लिख लेती हूँ जी। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये पहला है जी आपका, जिस पे वो बात करता है। ठीक है जी। दूसरा वो कहता है पाथ डिपेंडेंस, वो है इन फॉर्मल रूल्स। और तीसरी जो वो बात करता है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। अब ये तीसरी सबसे उसकी इंपॉर्टेंट बात है, तो जाहिर है इसको फिर डिटेल में देखना जरूरी है। ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ये वो कहता है जी, दिस मेक्स द चेंज डिफिकल्ट। चेंज या रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे डिफिकल्ट जो आपके लिए इशू है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स है। आपका कॉस्ट्स, इनिशियल कॉस्ट
क्या आप वो कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन इफेक्ट्स, क्या जो आप चेंजेस लेके आएंगे तो क्या पूरे का पूरा सेटअप इफेक्टिवली उसमें कोऑर्डिनेशन डेवलप हो पाएगी? एंड देन रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज। जाहिर है एक पूरी के पूरी सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में, स्टेट में सब तो राजी नहीं होते इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे। सब कहते हैं नहीं ये ठीक है। खास तौर पर जो आपके कंजर्वेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनका ख्याल होता है कि हमने एक रिच ट्रेडिशन है हमारी, जिससे हमने ये सब अचीव किया है, तो अब इसको चेंज करने का, इसको रिफॉर्म करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज प्रिवेल करवाते हैं। तो ये बड़ा डिफिकल्ट स्टेज होती है। आपने पीछे कल्चर को भी समझना है, बिलीफ्स को भी समझना है। प्रोसेस तो आपने बेहतरीन करना ही करना है, लेकिन आपको फिर ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के 3 एस्पेक्ट्स को भी मद्देनजर रखना है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशंस को पोर्ट्रे करना है, तो बताना है ठीक है जी, कॉस्ट लोअर डाउन रखनी है। जिस तरह हमारे ये इसमें ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में भी कहते हैं ना जी, कि हमने जो है वो नए पैटर्न ले आने हैं। तो नए पैटर्न के लिए फिर आपने जो उनकी ट्रेनिंग करनी है और जो सारे काम अभी करोड़ों रुपए लग जाते हैं एक सीएसपी बनाने पे, तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, क्या वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से कम होंगे, ज्यादा होंगे, वो सारी चीजें मद्देनजर रखनी है। सो एक तो ये आपका पूरे का पूरा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स का जो है वो आर्गुमेंट है। दूसरा फिर आपका इनफॉर्मल नॉर्म्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इनफॉर्मल नॉर्म्स, ये आप एक ऑफिशियल सेंटेंस के जरिए या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जरिए आप इसको कॉर्नर कर सकते हैं। ठीक है जी, कि हम नहीं जनाब ये होने देंगे। इनफॉर्मल है ना, फॉर्मल नहीं है, रूल्स नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है। विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन आप कह सकते हैं इनफॉर्मल रूल्स की कोई गुंजाइश नहीं जी अब, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ह्यूमन बीइंग्स किसी भी दौर में जब भी आपस में इंटरेक्ट करते रहे, तो क्या वो इंटरेक्ट प्रोग्रेस के लिए करते रहे? नहीं, ये तो बाद में आई ना चीज। पहला जो इंटरेक्शन है ह्यूमन बीइंग्स का, वो तो सर्वाइवल के लिए होता, हमेशा जी। ये बात समझ आ रही है? और ये जो सर्वाइवल के लिए हर दौर में इंसान जो मैकेनिज्म बनाता रहा, जो सोशल टैबूज की सूरत में भी कई जगहों पर सामने आ जाते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। जब आप इनको हटाने जाएंगे तो सोसाइटी की तरफ से फिर रेजिस्टेंस आती है, और अच्छी खासी रेजिस्टेंस आती है। तो जब आप कोई न्यू आइडियाज लेके आएंगे जिससे लोगों के बिहेवियर इफेक्ट होंगे, तो लोग तो उसको फिर रिजेक्ट कर देंगे। सो आपने कोई भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है, सो उसमें आप इनफॉर्मल रूल्स को कॉर्नर्ड इमीडिएटली नहीं कर सकते। आपको उसमें मार्जिन सोसाइटी को देना पड़ता है। हमारे जैसी सोसाइटी जहां पर
फॉर्मल रूल्स से ज्यादा इनफॉर्मल रूल्स ऑपरेटिव है। टेक द एग्जांपल ऑफ बैठक, जिरगा, पंचायत, ये सब इनफॉर्मल रूल्स पर ऑपरेटिव होते हैं ना जी। अब आप लेट से एक बहुत बड़े कैनवस पे जुडिशियल रिफॉर्म्स लाते हैं और इन तमाम को नल एंड वॉइड करार दे देते हैं, तो आप समझते हैं कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स बड़ी बेहतरीन एग्जीक्यूट कर लेंगे? सोसाइटी रेजिस्ट करेगी। ऐसी रेजिस्टेंस तो ब्रिटिश इंडिया में भी आई। फराइजी मूवमेंट को पढ़ लें जरा। फराइजी मूवमेंट ने पूरे बंगाल में रेजिस्ट किया। आर्या समाज को पढ़ लें, ब्रह्मो समाज को पढ़ लें, रेजिस्ट किया कि हमारे इनफॉर्मल रूल्स, रिच ट्रेडिशन इतने अरसे की, और तुम्हारे एक स्ट्रोक ऑफ पेन पे कह दें कि सत्ती नहीं करना, तो हम तो सत्ती करेंगे। ब्रिटिश को बाय फोर्स रोकना पड़ा, लेकिन फिर भी चलती रही, मुकम्मल खत्म नहीं कर सके। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो पिछले हेडर में आ जाए प्रोसेस में, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फेक्शन तो कोई नहीं ना हुई। नो विश फॉर सडन चेंज तो कोई नहीं, वो तो होएगी कि करो चेंज, करो चेंज। सही है जी। तो ये बड़ी मजेदार स्टडी डगलस नॉर्थ की, कि कैसे आपकी जो है वो इनफॉर्मल रूल्स जो है वो कैसे बात करते हैं। और फिर आखिरी, एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। अब ये बड़ा मजेदार काम है। आपने जो भी तब्दीली करनी है ना, आसान जुबान में बात, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, उन्हीं एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में आप स्लो, वेरी स्लो चेंजेस लेके आए। अगर आप एब्रप्ट चेंजेस लेके आएंगे तो किसी सूरत भी आपका मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा, किसी सूरत भी। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं लेनिन की। भाई लेनिन मार्क्स के आइडियाज का बिलीवर, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरा लेनिन की 1921 से 23 का जो फेज है, इस फेज में जरा उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी तो देखें कि अच्छा अच्छा छोटा मोटा फार्मर थोड़ी थोड़ी लैंड ऑन कर सकता। जाते तो सही है पूरे का पूरा लैंड पकड़ने, तो रशियंस ने इन बॉल्शेविक्स को घर भेज देना था लोगों ने, लोग ही लेके आए थे। क्वेश्चन करते कितनी देर कर लेते। समझ आ रही? सो आपके जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, उनके अंदर रहते हुए ही आपने अपनी एग्जिस्टेंस बनानी होती। सो जो की लेसन्स हैं फ्रॉम नॉर्थ, अगर हम उनको समराइज करें, तो की लेसन उसका है कि भाई आपने पाथ डिपेंडेंस तो करनी करनी, इंस्टीट्यूशंस इमीडिएट आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही है। आपको स्लो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से कंसेंट डेवलप करनी होती है। आपको बिलीफ सिस्टम, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी, उसको अकाउंट फॉर करना पड़ता है। ठीक है जी। आपको यानी कंप्रीहेंशन ऑफ द इशू वाला हेडर वो करना पड़ता है। समझ आ रही जी? वरना उसके बगैर आप इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। करने जाएंगे तो जनाब बेड़ा गर्क ही करेंगे।
ये अब डगलस नॉर्थ के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के आइडियाज हैं। अब आपने देखना है कि आप अपने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में इनको लेके जाएंगे। आप अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल किस किस स्फेयर में इनको लेके जाएंगे और कहाँ कहाँ पे आपको डगलस नॉर्थ अप्लाई होता नजर आता है, जहां से आपकी वेरिएशन फिर एक डेवलप होगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। फिर ये टूटेगी भी, क्योंकि अगलों को जब हम देखेंगे तो कुछ सिमिलर लेकिन कुछ में बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट बात। अगला बड़ा नाम, ये जिस तरह हमने पहला देख लिया जनाब आपका, हाँ हाय, पेज तो बीच में सारे गायब हो गए, मैं इतना आगे कहाँ निकल गया, हाँ है, इसीलिए मैंने कहा था मैं इसके बाद डायरेक्ट ही वो आगे लिख गया मैं, ओहो, मैं मिटा ही लूं यार इनको, मैं पहले ही मिटाने के में ही था कि मैं मिटा लेता ये हाइब्रिड वाला तो बेहतर था। सो आई एम वेरी होपफुल कि इस एकेडमिक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर के साथ जब आप ऐसे करेंगे, जब आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे होंगे, करंट अफेयर पाक अफेयर में तो ये बहुत बड़ी बला चीज हो जाएगी ना, वो तो इसको देखते साथ ही आपका उम्मीद तो है कि गर्विदा हो जाएगा, आपको काफी ज्यादा एज दे देगा अगर आप इसको सही तरह एब्जॉर्ब कर गए, इसकी सही तरह एप्लीकेशन कर गए इन आइडियाज की। छोटी छोटी एग्जांपल है ना, टेक द एग्जांपल ऑफ एफबीआर। आपने एक अब्रप्ट चेंज करने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेसी से बाहर का बंदा ला के लगाने की कोशिश की, क्या हुआ? बंदा भाग ही गया ना, शब्बरजादी साहब। नहीं अपनी मर्जी का काम कर सके वो, पॉलिटिशियंस की तरफ से भी और जो एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी थी उसकी तरफ से भी। और ब्यूरोक्रेसी ने यही पोर्ट्रे किया कि ओ जी ये क्या काम कर रहा है, इसने जो एक्टिविटीज कर दी हैं वो ठीक नहीं है। सो चलो अभी तो ये पेजेस पे तो हम लिखते हैं अगर जरूरत पड़ी। ये जो अगला पेज है, ये, हाँ, नहीं कहाँ पे मैंने लिखा यार, बहुत आगे चला गया, हाँ, ये आपका हो गया पेज नंबर 2। इसके बाद ये हो गया पेज नंबर 3, ये हो गया पेज नंबर 4, ये हो गया पेज नंबर 5। तो चलो अभी 5 को ही पूरा करते हैं। अगला जो बड़ा नाम है अब डगलस नॉर्थ के बाद, वो है डैरन एकिमोग्लो। इसकी तो किताब भी बड़ी मशहूर है ना, 2 किताबें, वाई नेशंस फेल। ठीक है जी। अब ये क्या बात करता है, ये कहता है जनाब कि डिफरेंट सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस may induce a different kind of resource allocation, कोई ज्यादा कोई कम। कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस, some would allow competitive forces to play their role। कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस वो competitive forces को रोल प्ले करते हैं एंड अदर्स वो नहीं करते।
अब इंडिविजुअल्स में होता क्या है, सोसाइटीज में, स्टेट्स में, कि भाई ये मिक्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के मुताबिक क्या चलते हैं। तो वो कहता है जी कि ये इंसानों को जब हम देखें इंडिविजुअल लेवल पर, तो यही लगता है कि इंसान वन, दे प्रेफर वन ओवर अदर, एक ही तर्ज पर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंसान मिक्स मैकेनिज्म में नहीं ऑपरेट कर रहे होते। एग्जांपल ले लें, एक बंदा रिच अर्बन बैकग्राउंड से है, क्या वो मुकम्मल का मुकम्मल साइमल्टेनियसली एक रिच रूरल बैकग्राउंड को भी साथ लेके चल लेगा, या एक रिच रूरल बैकग्राउंड का क्या मुकम्मल के मुकम्मल अर्बन बैकग्राउंड को साथ लेके चल लेगा? नहीं चल सकता ना जी। इसके अपने इंस्टीट्यूशन है, रूरल के अर्बन के अपने। आप एक रूरल कल्चर से हैं, बड़े रिच रूरल कल्चर से हैं, आप शहर आ गए, पढ़ ली, नौकरी कर ली, कोई और काम कर लिया, लेकिन बेस आपकी वहीं पे है। तो अब जनाब पेज नंबर 6 है ये हमारा। तो एकिमोगलो साहब क्या कहते हैं? अब डिफरेंट जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कि ये इंडिविजुअल ये है, ये लेट से आपके रूरल इंस्टीट्यूशंस को पे फोकस कर रहा है और वहीं से डिराइव कर रहा है अपनी तमाम लेजिटिमेसीज, अपने बिलीव्स। दूसरा अर्बन पे कर रहा है। तीसरा कोई ग्लोबलिस्ट है। चौथा कोई नेशनलिस्ट है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। मिक्स अप्रोच नहीं है, हर कोई अलग अलग कर रहा है, एक वक्त में एक कोई फॉलो कर रहा है। ये बात तो वो अपनी सेटल पहले बता गया ना आपको। ठीक है जी। अब अगली बात जो वो करता है, वो करता है कि एक आइडियल कोर्स क्या होगा, कि इन सबको आपने एक साथ रखना है, तो एक आइडियल कोर्स क्या हो सकता है? तो वो एग्री करता है कि ओवर द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसा सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो ग्रोथ ज्यादा करवा रहा हो। सही है जी। जो उनके गेन्स ज्यादा बढ़ा रहा हो। सही है जी। तो ऐसा आइडियल होना चाहिए जिसमें उनकी ग्रोथ भी हो रही, जिसमें गेन्स भी हो रही हो। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वो जनाब एक फोरम पर इकट्ठे नहीं होते। उनमें कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट मौजूद होते हैं और वो एक फोरम पे इकट्ठे नहीं होते। हालांकि आइडियल कोर्स पे वो एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर लें ऐसे कि जिससे सबकी ग्रोथ हो रही हो, सबकी गेन हो रही हो, लेकिन ये इकट्ठे नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रीजन क्या है? रीजन होती है कमिटमेंट प्रॉब्लम्स। कमिटमेंट प्रॉब्लम्स inherent in the use of political power। इन फोरम्स में से जो लार्जली पॉलिटिकल पावर डोमिनेट कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, वो यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड से है, वो चाहता है कि उसी का वो जो स्ट्रक्चर है, उसी का इंस्टीट्यूशन
वो प्रिवेल करे और कोई ना करे। ये बात समझ आ रही है जी? जब तक सोसाइटी में इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होती ना जी उसके नजदीक, तब तक सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती, तब तक ग्रोथ एंड गेन नहीं हो सकती। और कोई ना कोई एक ग्रुप जो पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर रहा होता है, वो नहीं चाह रहा होता कि वो बाकियों के साथ पावर शेयरिंग करे। इसी को फिर वो केस स्टडी को लेके चलता है ऑन मोनार्कीज वर्सेस डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसीज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रही होती है, इसीलिए डेमोक्रेसीज की ग्रोथ और गेन ज्यादा होती है। मोनार्कीज में ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है जी? सो उसके नजदीक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव उसी वक्त होंगे जब टारगेट ग्रोथ एंड गेन होगा प्लस इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी। इन अ वे, जब इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी तो फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस भी वो जस्टिस पर मबनी होगी। सो एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने के लिए आपको उनसे लड़ना पड़ता है जो पॉलिटिकल पावर में होते हैं। अब ये नॉर्थ के आइडियाज को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये डोमेन ही और तरफ निकल गई है। सही, यानी जितनी ज्यादा बार्गेनिंग स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा आपका सिस्टम, उसके इंस्टीट्यूशंस बेहतर होंगे। सो ये आइडियाज आपके आगे, इसकी किताब भी बड़ी मशहूर किताब जनाब, रॉबिन्सन के साथ मिलके, क्या नाम था किताब का, वाई नेशंस फेल। तो बड़ी बिकी दुनिया में, एक ही मंजन था पूरी किताब में और वो यही मंजन था जी जो आपको बता दिया। आगे फिर उसकी मैनिफेस्टेशन है मुख्तलिफ कंट्रीज में, एक चैप्टर किसी पे, एक चैप्टर किसी पे, एक चैप्टर किसी पे। सो जहां जहां पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाइड होगी, वहीं वहीं विशियस साइकिल ऑफ पावर्टी भी नहीं ऑपरेटिव होगा। खैर वो आगे फिर उसकी यानी कि ग्रोथ होगी ना जी। अब देखते हैं फिर आपका तीसरा आदमी, ये आखिरी बंदा है जी हमारा। अब आई एम होपफुल कि आप इसके कॉन्टेक्स्ट में भी, एक मोगलों के कॉन्टेक्स्ट में भी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पावर कहाँ है, अपेरेंट पावर, लेटेंट पावर। कौन नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी सही मायने में फ्लरिश हो? ऑफ कोर्स, आपकी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, आपके यहाँ अर्बन रूरल का कॉन्टेक्स्ट तो डेमोक्रेसी से हटके आपके टैक्स सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें अर्बन रूरल की डिवीजन एक वाजिया नजर आती है। जब आपकी मेजॉरिटी ऑफ द वो रूरल सेटअप से आपके लेजिस्लेटर सेनेटर्स आएंगे, तो आप एग्रेरियन लैंड पर और एग्रेरियन प्रोड्यूस पर कैसे के आप टैक्सेशन को इफेक्टिव कर सकेंगे? कैसे? तो बड़ा मजेदार डोमेन है इसका भी। तीसरा आदमी फिर जिसको हम देखने जा रहे हैं वो है जनाब डैनी
रॉड्रिक। डैनी रॉड्रिक क्या बात करता है? ये बात करता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कहता है जनाब ये जो आपका प्रोसेस है ना ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है जी, और अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस आपके लो रैंक में हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस आपके हाई रैंक में हैं, तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम भी बनाना, ये सब पॉसिबल है थ्रू टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी सोसाइटल लेवल से आप इसको इंजेक्ट कर, इंडिस्पेंसिबल हो जाए टेक्नोलॉजी लोगों की लाइफ में। सो ये बड़ा मजेदार जो है वो कॉन्टेक्स्ट है। सो वो कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है ना जी, इट कुड बी ईदर फॉर जनरल पर्पस और हाईली स्पेसिफिक पर्पस। दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप चला सकते हैं, ठीक है। जहां से आप इजीली चला सकें, आप जनरल पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में इजीली चला सकें, आप स्पेसिफिक पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में इजीली चला सकें, लेकिन वो चला देनी चाहिए। सही है जी। तो वो आर्ग्यू कहता है कि क्यों टेक्नोलॉजी को फिर रेजिस्टेंस क्यों मिलती है? जिस जिस सोसाइटी में करप्शन प्रिवेल कर रही होती, नेपोटिज्म प्रिवेल कर रहा होता है, फेवरेटिज्म प्रिवेल कर रहा होता है, ज़ाहिर है उसके तमाम इंस्टीट्यूशंस में। सो वहां वहां टेक्नोलॉजी को रेजिस्टेंस मिलती है और इंटेंशनली टेक्नोलॉजी के एरर्स को हाईलाइट किया जाता है। आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बैठ गया। एक छोटी सी एग्जांपल जेहन में आई थी तो बता दिया आपको। अब ये तो आम आदमी को नहीं पता है कि इल्जाम तो कहीं और लगा देते हैं हम आरटीएस के बैठने पे, आरटीएस को कोलैप्स कराने में, और बहुत बहुत से लोग शामिल थे। खैर, सो जनाब जितना जल्दी आप ई गवर्नेंस पे आ जाएंगे, जितनी जल्दी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी पे मूव कर जाएगा, जितनी जल्दी आपका एजुकेशन सेक्टर आईसीटी फॉर ई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इस पे मूव कर जाएगा, जितनी जल्दी आपका लैंड रिकॉर्ड रिफॉर्म्स कह रहा हूं, रिकॉर्ड एंड डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजी घुसा दो बस, खुद ब खुद प्रेजुडिसेस लो डाउन होना शुरू हो जाएंगे, सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है कि आप विदाउट टारगेटिंग बिलीव्स, विदाउट टारगेटिंग परसेप्शंस, सही है जी, विदाउट इंगेजिंग इनटू द डिबेट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे काम आपके होते जाएंगे, आप टेक्नोलॉजी को घुसा दो बस। ग्रेजुअलिज्म ही है इसकी भी फिलॉसफी, लाइक डगलस नॉर्थ, इसका भी ग्रेजुअलिज्म ही है, ठीक है जी। लेकिन बस आप टेक्नोलॉजी के जरिए लोकल नीड्स भी, आपकी ओवरऑल भी, आप इसको
घुसाते जाओ। सो हम इसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो हमारी सोसाइटी में 2014 के बाद बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई। जब 3G 4G टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें ओपन होती जा रही, अवेयर होते जा रहे लोग। समझ आ रही है जी? सो ये 3 बड़ी आपके पास जो एकेडमिक वो आप कह लो कि स्कॉलरशिप्स हैं, कि जिसमें रहते हुए फिर आप पाकिस्तान पे इन तीनों की एप्लीकेशन कर सकते हैं, कि इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में हम पाकिस्तान में चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सो ये था जी टॉपिक जो मैं चाह रहा था कि मैं इसका एकेडमिक जो स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का, कि वो आप पर क्लियर करूँ, ताकि आप इसको फिर पाकिस्तान के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में, सर्विस मैकेनिज्म में इनको इजीली इसकी रोशनी में जब आप देखेंगे चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएँगी, चीज़ें समझ आने लग जाएँगी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के जो हमारे सियासी जमात, जो हुक्मरान सियासी जमात है, उसके नारे क्या थे, वो फ़ौरन डिलीवर नहीं होना। और अगर डैनी रोड्रिक के आइडिया को देखें तो ये तो पिछली गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट कर दिया हुआ था। बल्कि इवन मुशर्रफ एरा से ही ये स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ था। इश्यू तो आपका एकीमोगलो वाले कॉन्टेक्स्ट में है कि कब ये डिबेट खत्म होगी, कब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल सरेंडर करेगी। उसके लिए ज़ाहिर है आपकी लीडरशिप भी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। खैर वो एक अलग डिबेट है। कैसे सोसाइटी के बिलीफ्स और परसेप्शंस को हिट किए बगैर एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। सो आई एम होपफुल कि इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा जी। थैंक यू वेरी मच।